लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं वर्किंग विद डेवलपर्स, जिसमें हम लोग टीम डायनामिक्स से म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बी फ्लेक्सिबल, अडेप्ट टू द डेवलपमेंट प्रोसेस एंड ट्राइबल इश्यूज. So integrating design and system में in the end designer, developer and product manager and so on. ठीक है, want the same thing, they all prefer to do and ship great work. When they are no longer accomplishing that goal, it is often a cause in a case of not understanding how to work together, not having common procedures that guide to the goal. सो होता क्या है ना कि जब मल्टीपल ब्रेन्स एक साथ आते हैं तो कई बार तो कुछ सॉल्यूशंस निकलते हैं, कई बार हम लोग सॉल्यूशंस तक नहीं पहुंचते हैं. सो पॉइंट ये है कि हर पर्सन को टीम के अंदर अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले और बहुत समझदारी के साथ उसके कंक्लूजन को समझने की कोशिश करें. आउटकम क्या है कॉन्वर्सेशन का, उन सारे आउटकम जैसे 10 लोगों ने अपने अपने एक आइडिया शेयर किए, उनके कंक्लूजन में से फिर फिल्टर करो कि भाई हम उसमें से क्या चीज़ बेस्ट पिक करके एक फाइनल गोल तक पहुँचे. नहीं तो होता है क्या 10 लोगों का हमेशा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होगा, सेम होना बहुत मुश्किल होगा. तो इसी वजह से क्या होता है कि 10 लोगों की अगर एक टीम है तो उसमें रोल डिफाइन होते हैं. भाई दिस पर्सन इज अ यूएक्स, दिस पर्सन इज अ यूआई डिजाइनर, दिस पर्सन इज अ वेबसाइट डिजाइनर, दिस पर्सन इज अ वेब डेवलपर, दिस पर्सन इज अ एसईओ एक्सपर्ट, दिस पर्सन इज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट. इस तरह से करते हुए प्रोडक्ट एंड तक फिनिश लाइन तक जाता है. कोई एक दूसरे को उसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा और चीज़ें एक एक लेवल पर पूरी होती जाएंगी. ये जैसे देखते हैं ना, इसका बेस्ट एग्जांपल असेंबली लाइन. जब कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है तो जैसे सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है एक कार को डिज़ाइन करने का, कि बेस्ट मेटल मटेरियल चूज़ किया जाता है, क्योंकि कार की जो बॉडी तो स्टेनलेस स्टील होती है, क्योंकि तभी आपको 15 साल की लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी उसके अंदर मिलेगी. ठीक है, कुछ लोग उस पर क्या करते हैं कि गैल्वनाइज कोटिंग करते हैं ताकि रस्ट का प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि गैल्वनाइज कोटिंग डिप करने के बाद में आपका जो लाइफ होता है 25 से 30 साल का हो जाता है प्रोडक्ट का. ठीक है, लेकिन वो किए क्यों जाती है, क्योंकि मान लो कभी आपकी गाड़ी कहीं पर स्क्रैच हो जाता है, डीप स्क्रैच लगे तो क्या होगा, कार की बॉडी वहीं से जंग पकड़ना स्टार्ट हो जाएगी और वो धीरे धीरे पूरा कोरेजन बॉडी को खा जाएगा, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम आई ना. आउटर शेल पूरा अच्छा है, लेकिन अगर इंटरनल कहीं कुछ हो गया, डीप कट लग गया, तो बॉडी खराब होना तय है. तो इसी वजह से तुरंत डेंट पेंट का काम कराया जाता है कार के अंदर. लेकिन अब जैसे ये बन गया, चेसी बन गई, तो क्या होगा एक असेंबली लाइन पर रख दिया जाता है और अलग अलग लेवल पर उसके अंदर चीज़ें लोड होती चली जाती है. कि भाई इस पर्सन को अगर मान लो डोर लगाना है, वो डोर लेके आएगा, लगाएगा, हिंज टाइट करेगा, नेक्स्ट वाले के पास रहेगा, वो डोर के ऊपर क्या करेगा, कुशनिंग लगाएगा. ठीक है, साउंड प्रूफिंग जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट पर जाएगा, हो सकता है कि कुशनिंग के टाइम पर उसके अंदर इंस्टॉलेशन पर्सन जो होगा उसके अंदर स्पीकर भी इंस्टॉल करें, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ डोर में स्पीकर देती हैं. हेलो, कनेक्ट ऑन करिए दोनों को. हाँ तो उसको बोल दो एलेक्सा कनेक्ट विद JBL पार्टी बॉक्स. हाँ, नहीं हो रहा. तो देखो शायद बाहर हो गया होगा कनेक्ट, कुछ प्ले करके देखो. नहीं तो आवाज़ कहाँ आ रही है, अंदर वाले स्पीकर पर आ रही है, बाहर वाले पर आ रही है ड्राइंग में. अटेंडेंस बोलिए कौन कौन है. निकिता, पलक, साक्षी नहीं, सचिन, गुलशन, शिवम, हर्षिता नहीं है, निकिता प्रेजेंट, अजय, अंशुमन एंड पलक. ठीक है, तो हम लोग असेंबली लाइन के एग्जांपल से समझ रहे थे कि ताकि काम एक डिसाइडेड टाइम लाइन के अंदर ख़त्म हो जाए और कोई भी किसी को डिस्टर्ब ना करे. अब जैसे एक साथ अगर सब लोग एक गाड़ी के ऊपर लग जाएंगे तो क्या होगा, सबको अपना अपना स्पेस नहीं मिलेगा काम करने के लिए. इसी तरह से यहाँ पर आपका जब कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, किसी कंपनी को हैंड ओवर होता है कि भाई इस प्रोजेक्ट को आपने करना है, सो यूएक्स पर्सन सिंगल भी हो सकता है या 2 से 3 लोग हो सकते हैं, जो अलग अलग मीटिंग करने के बाद अलग अलग फेज पर काम कर रहे हैं. भाई साइन इन साइन अप का जो पूरा ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है उसको कोई एक पर्सन हैंडल कर रहा होगा, इन द मीन वाइल दूसरा पर्सन दूसरी चीज़ पे काम करेगा. अब तीनों ही एक ही चीज़ को बना रहे होंगे तो तीनों का टाइम वेस्ट हो रहा होगा उसके अंदर, क्योंकि अगर 3 पर्सन मैंने किसी कंपनी के अंदर एज ए यूएक्स पर्सन असाइन किया तो कुछ तो देख के किया होगा ना, ट्रायल टेस्टिंग के लिए तो किया नहीं होगा. ठीक है,
तो तीनों को अलग अलग फेज दिए जाएंगे भाई। ऑन बोर्डिंग का फेज आप संभालेंगे, डैशबोर्ड वाला फेज आप संभालेंगे, चेकआउट का फेज आप संभालेंगे। तो उनकी फिर आपस में कनेक्टिविटी कम बैठा दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से तीन लोग एज ए यूएक्स पर्सन एक ही प्रोजेक्ट पर फटाफट से काम कर पाएंगे। तो जो मैंने असेंबली लाइन का एग्जांपल दिया वो इसीलिए दिया है कि डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाया, उसके बाद वो प्रोडक्शन में चला गया, चेसी बन के रेडी हो गया, डोर वाला बंदा डोर लगाएगा, जो बूट का पर्सन होगा बूट लगाएगा उसके अंदर, जो बॉडी के अंदर जो इंटीरियर के अंदर जो आपका कंसोल वगैरह इंस्टॉल होगा वो पर्सन अपने अलग होंगे। हर किसी का अपना अपना एक्सपर्टीज है जो बहुत ही डेलिकेट तरीके से आपकी चीज़ों को बिना किसी स्क्रैच के उसके अंदर फिटमेंट लगा देगा। कुछ पूछ रहे थे आप, क्या कह रहे थे? डीजल का कम क्या होता है? डीजल कार जो होती है ना कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा करती है, इस वजह से। हाँ, अगर आप देखोगे ना कंपैरेटिवली पेट्रोल, पेट्रोल जो होता है बहुत ही लाइट फॉर्म में होता है, मतलब बहुत ही थिन पतला। ठीक है, डीजल की जो कंसिस्टेंसी है अगर आप देखोगे तो वो लुब्रिकेटेड होता है, उसकी ना आपको थिक मिले, गाढ़ा होता है डीजल कंपैरेटिवली पेट्रोल। तो जितना गाढ़ा फ्यूल बर्न होता है ना उतना ज़्यादा वो कार्बन इमिशन करता है। ठीक है, सीएनजी पेट्रोल से भी बहुत लाइट होती है। जैसे मान लो अगर एक सीएनजी सिलेंडर को अगर मैं एयर में यहाँ पर ओपन कर देता हूँ तो वो 2 मिनट डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब कमाल की बात है जितनी भी गैसेज होती हैं, किसी भी तरह की गैस हो, गैस में से ना टेस्टलेस होती हैं। जैसे पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल की कोई स्मेल नहीं होती, पता चले इसलिए मिलाई जाती है उसमें रिफाइनरी के अंदर, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं। हाँ, हर चीज़ में ये मिलाई जाती है, इनकी ना एक अलग एक पहचान दी गई कि भी यही केमिकल मिलाना, पता चला किसी का किसी में लगा दिया तो कन्फ्यूज़न हो गया कि कौन सा है। तो गैसेस जो होती है जैसे दिवाली पे देखता अक्सर कोई बच्चा पटाखा जला रहा है, नाले के पास में आग लग जाती है, मिथेन। अब मिथेन गैस बिल्कुल टेस्टलेस है अगेन, और मिथेन से अगर आग लग जाए तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, दिखती नहीं है, बनना खत्म हो जाएगा पूरा, इतनी खतरनाक होती है मिथेन गैस। अब वो क्या होता है ना कि जो आज की डेट में रेसिंग कार्स जो हैं वो फ्यूल जो यूज़ करें वो मिथेन का यूज़ करती हैं। तो आपने देखा होगा कई बार कि जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत देर के बाद लाइट एक्सपोजर में आती है, उससे पहले ही काम तमाम हो चुका होता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट बने, फिर इसको बीच में बैन भी किया गया। लेकिन इससे क्या क्या होता है ना कि फ्लेमेबिलिटी जो होती है बड़ी हाई होती है, एकदम क्विकली आग पकड़ता है। तो जैसे आपने थ्रॉटल किया तुरंत इंजन में जाएगा, कंबक्शन चैम्बर में जल जाएगा, फटाक से आपकी गाड़ी एकदम फटाफट स्पीड पकड़ी। तो पेट्रोल का टाइम थोड़ा कम होता है जलने का, डीजल बहुत तेज़ी से चलता है। तो पहाड़ों में देखते हैं ना जब हमें टॉर्क चाहिए होता है तो डीजल गाड़ियाँ होती फटाफट चढ़ जाती हैं। ट्रक कोई पेट्रोल में आया आज तक? नहीं आए ना? क्यों नहीं आए? क्योंकि वो नहीं, प्लेन में पेट्रोल नहीं होता, डीजल भी नहीं होता, पेट्रोल भी नहीं होता, केरोसिन होता है। वो इसलिए उसके पीछे दूसरा साइंस है, जो कि जितना आप हाइट पर जाते हो आपका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे प्लेन एक ऑल्टीट्यूड पर होता है, 10,000 फीट पर उड़ रहा है, 14,000 फीट पर उड़ रहा है एग्जाम्पल के, तो वो पेट्रोल और डीजल जम जाएंगे वहाँ पर उस जगह पर जाके, तो कैरोसिन जमता नहीं है। तो इसलिए हमारे पूरे आर्मी में डिफेंस में एक आता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पर जितना भी जो वहाँ पर 60 लोगों की टीम जाती है रहने के लिए 6 महीने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कैरोसिन का ही इस्तेमाल करती है, क्योंकि सोचो वहाँ -40 डिग्री में भी जमता नहीं है वो। तो ये हर एक फ्यूल की अपनी अपनी खासियत है, तो हर फ्यूल हर जगह इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो किसी भी प्रोजेक्ट को टाइमली अगर आपने डिलीवर करना है, ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है आपका? स्ट्रीमलाइन चीज़ों का होना है, जहाँ पर आप एक दूसरे की म्यूचुअली रेस्पेक्ट करें, फ्लेक्सिबल रहें आइडियाज़ एक दूसरे के लेने के लिए। ये नहीं कि भाई जो मैंने बोल दिया वही होगा, कुछ नहीं होगा उसके अलावा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि इन द टर्म ऑफ डेवलपमेंट फेज आपको कुछ यूनिक आइडिया आ रहा हो जिसको इम्प्लीमेंट करने से हमारा काम आसान हो सकता हो, प्रोजेक्ट के विन विन चांसेस बढ़ जाते हो। तो डेफिनेटली वो अपने लेना चाहिए इनपुट। बात करते हैं इंटीग्रेटिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग अ प्रोडक्ट आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, है ना?
क्योंकि कई बार ऐसा होता है डिज़ाइन में हम लोग एज्यूम तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट फेज में जब वो चीज़ पहुंची तो पता चलता है यार इसको डेवलप करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हो सकता है कि जो एल्गोरिदम मुझे उसके लिए चाहिए वो मेरा जो पर्सन है मेरे पास वो इनफ कैपेबल ना हो उस चीज़ के लिए, या हो सकता है कि फिर वो आपको लेटर ऑन फेज में आपको वो डालना पड़े। ठीक है, तो ये क्या है कि डिज़ाइनिंग इज टोटली इमेजिनेशन, और डेवलपमेंट टोटल क्या है उस इमेजिनेशन का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इमेजिन कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, सो मेक श्योर दे वर्क side by side without a glitch. As a result, it is important to include developers in the design process, fold and vice versa. ऐसा क्यों? पता चला तुमने बना के पूरा लगा के महीने भर की रिसर्च करके बहुत ऐसा कुछ बना दिया आउट ऑफ द बॉक्स, डेवलपर के पास लेके वो कहते हैं जी ये तो नहीं बनेगा, तो क्या हुआ? टाइम वेस्ट। ठीक है, क्लाइंट को तुमने बहुत अच्छा कुछ सपने दिखा दिए, डेवलपर ने बना कर दिया। तो उसको लूप में रखना बहुत जरूरी है, ताकि साइड बाई साइड वो अपना रिसर्च करते हैं कि ये जो चीज़ें मुझे दिया जा रहा है क्या वो पॉसिबल है कोड में अचीव करने या नहीं। देखो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, पहली चीज़। अगर हम लोग यही सोचते कि ये नहीं होगा तो शायद आज हम लोग टेक्नोलॉजी में इतना आगे तक नहीं पहुंचते, है ना। क्योंकि आप देखो 1950 के टाइम पर एआई इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको आज आप लोग जानते हो, 1950। ठीक है, अब जैसे कहते हैं ना कि भाई एक एआई आ गया है जो बेसिकली म्यूजिक कंपोज कर सकता है ना। ऐसे एआई अवेलेबल है 2020 के बाद से, लेकिन ये 2020 में पॉसिबल नहीं हुआ था, ये भी आपका 1965 में पॉसिबल हो गया था। और एक सैनफोर्ड इंस्टीट्यूट के जो इंजीनियर हैं उन्होंने बेसिकली कमाल करके दिखाया था उस ज़माने में। तो उनका एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है, वो मैं आपको लिंक उसका शेयर करूँगा, उसमें देखना जितनी भी उनकी कंपोजिंग है, जो भी उन्होंने कंपोज की टोन्स वगैरह धुन वगैरह सारी की सारी, उसमें सारी एआई जनरेटेड है। वो एक ज़माने से करते आ रहे हैं उस चीज़ के ऊपर काम। तो एआई आज की चीज़ नहीं है, एआई बहुत पहले मैंने बताया ना 1950 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत पहले की। लेकिन हम क्या होते हैं बीइंग अ ह्यूमन, मान लो कि मैं आपको ये बोलूँ कि भाई जो तुम चीज़ें सीख रहे हो आने वाले टाइम में इसका स्कोप नहीं है, हम बिलीव नहीं कर पाते, या फिर बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं कि भाई अच्छा हाँ ऐसा हो जाएगा। जैसे मैंने शायद आपको एग्जांपल दिया था कि गूगल ने बहुत पहले एक अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार का इनोवेशन किया था, है ना। अगर मैं यूट्यूब पर उसको देखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो टेक्स्ट टू यूआई, इमेज टू यूआई, ये फीचर्स इसके अंदर डाल दिए उन्होंने। यानी कि आप अपना खाली एक रफ प्रोटोटाइप बना के मतलब एक स्केच बना के यहाँ डालो, ये फोटो से भी आपका बना देगा। इसके अंदर ये फीचर है, ठीक है। मोबाइल वेब दोनों के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अपना रफ डिज़ाइन डालो, ये अपना आप उसको प्रेडिक्ट करके बना लेगा। ये टेक्स्ट टू यूआई है, यानी कि आप यहाँ पर उसका अगर मेंबरशिप बाय कर लेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट दीजिए, ये उसकी हेल्प बेसिस पर डिज़ाइन बना देगा आपका। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं मार्केट, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है ना, ये जो डिज़ाइन सेंसर बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वाव नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई गूगल ये कहता है कि मुझे यूनिक चाहिए, अब इनके ना ज़्यादातर में एक ही चीज़ रिपीटेशन में आ जाती है घूम फिर के, वो नहीं चाहिए। उसी वजह से क्या है ना कि आपका जो क्रिएटिव फील्ड है, जिस फील्ड में आप हो, जैसे क्रिएटिव फील्ड, एआई आपको सपोर्ट जरूर करेगा, कॉम्प्लीमेंट जरूर करेगा आपके, लेकिन रिप्लेस नहीं करेगा, आपकी स्पीड बूस्ट करेगा। तो एआई जो है हमारे वेबसाइट डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशंस, इसके अंदर आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, आपका स्पीड बढ़ाने के लिए, आपके रिसर्च के लिए ज़रूर अवेलेबल है। क्योंकि अगर यही मेन पॉइंट अगर आपका उसमें चला जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारे एरर्स होने के चांसेस हैं। और अभी हमारे फील्ड को लर्न करने के लिए कम से कम उसको 10 साल और चाहिए पूरी तरीके से समझने के लिए कि भाई क्या क्या उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम लोग कर सकते हैं उसके अंदर। आज की आप देखते हो इंटरनेट पर जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो वीडियोस जो बना रहे हैं वो सब एआई बेस्ड ही बना रहे हैं। उसके अंदर अगर आप देखो सीजीआई कैरेक्टर ही हैं सारे के सारे,
वो अलग अलग उन्होंने मेंबरशिप बाई की हुई है। तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा वो चलता है, मैं बोल रहा हूँ उसका, ये चैट जीपीटी किसके उसमें आता है, ओपन एआई। तो ओपन एआई के ऊपर भी एक और आता है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, आई थिंक ड्रिबल में आता है, किसमें आता है। ओपन एआई को बेसिकली फंडिंग जो चल रही है तो उसके चल रही माइक्रोसॉफ्ट से, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में आ गया है ना ये, इसको खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया। चैट जीपीटी को टेक ओवर किया हुआ है उसने माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी पहले। तभी तो ये इतना बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया माइक्रोसॉफ्ट की तरफ उसको सपोर्ट मिला। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, एज ब्राउज़र के अंदर चैट में इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, चैट जीपीटी 4 काफ़ी टाइम पहले से। तो गूगल ने तब जाके जेमिनी वाला जो है ना अपना जेमिनी उसके ऊपर काम स्टार्ट किया था, और इंडिया में इस साल इन्होंने लॉन्च किया, लास्ट ईयर ही वहाँ लॉन्च हुआ था यूएस कैलिफोर्निया वगैरह में, अब सब जगह चल रहा है आज की डेट में। तो हर छोटा बड़ा मॉडल जो है, इवन अगर आप कैनवा चलाते हो तो कैनवा के अंदर भी एआई आपका अवेलेबल है। खाली वो नहीं कि बैकग्राउंड इमेज को एनहांस करना हो या आप स्केल करना हो, वो तो ऐसी हज़ारों साइट है जहाँ से जाके ये सारे काम आप कर लोगे। वहाँ पर क्या है, बल्क पोस्ट अगर आपने क्रिएट करनी हो तो आप एक्सेल फाइल में सारा लिख दो, तो उसमें जाके डाल दो, कैनवा में बना के दे देगा। तो कैनवा जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो भी खुद सोशल मीडिया जितने भी आपके कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए काम कर रहा है, प्रॉम्प्ट बेस्ड। एक गैलीलियो है, मेरे को नाम में कंफ्यूजन हुआ था। और एक और मैं आपको साइट बताता हूँ, मैंने कहीं रखा हुआ डेफिनेटली। और तुम्हें सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस फेस करता है ना इंडस्ट्री में जाके, एक फ्रेशर करता है। अब मान लो जैसे कि मैं किसी कंपनी के अंदर हूँ और मेरा नेचर नहीं कि मैं क्या करता हूँ किसी को सिखाना चाहता हूँ मैं, तो तुम्हारे लिए आज के जो सबसे बड़ा जो असिस्टेंट है सपोर्ट सिस्टम है वो एआई ही है। यानी कि तुम जाके पूछोगे, हो सकता है तुम्हें सही बता दे, हो सकता है गलत बता दे, तुम्हारा काम खराब करवा दे। भाई हर किसी बंदे को इनसिक्योरिटी है ना, तो इसलिए तुम्हें अपने आप को प्रो लेवल पर लेके जाना बहुत ज़रूरी है। हेल्प कर रहा है वेल एंड गुड, नहीं कर रहा तो आपको तो अपने सारे रास्ते पता होने चाहिए कहाँ से मेरा काम चलेगा। डिपेंडेंसी लेके नहीं जानी किसी भी बंदे के ऊपर कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, अब इंडस्ट्री उस लेवल पर है नहीं, सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम है। क्योंकि हाल फिलहाल में हमारे जितने भी कैंडिडेट्स प्लेस में उन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं। दे सेड कि सर अच्छा हुआ कि हमें जीपीटी सिखा दिया आपने, हमें बेसिक पता चल गया कैसे कैसे काम होता है। क्योंकि चैट जीपीटी आपका आउटपुट तो देता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम फंसती है कि प्रॉम्प्ट के ऊपर। प्रॉम्प्ट कितना अच्छा आप लिख सकते हो, कितना अच्छे से आप उसको समझा सकते हो कि मुझे करवाना क्या है। तो देखते ना एक मार्केट में अलग जॉब चले आजकल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, कि कितने बढ़िया बढ़िया आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। तो प्रॉम्प्ट अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और हर एक फील्ड के लिए यूआई यूएक्स के लिए अलग प्रॉम्प्ट्स आते हैं आपके। आपका अगर डे टू डे ऑफिस टास्क करने उसके प्रॉम्प्ट्स अलग हैं, आपको मेल्स लिखवाने उसके प्रॉम्प्ट्स अलग हैं। तो मतलब हम जब प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो हम क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या मैं डिस्क्रिप्शन उसमें देना चाह रहा हूँ तो उसको बहुत बढ़िया से लिख देगा आपका। तो आज की डेट में अब तो ये एक्सटेंशन भी बन गए। आपके मेल्स वगैरह में अगर आप देखो ना, इवन जीमेल तक के अंदर भी एक्सटेंशन है। आपको किसी मेल आपके पास कोई है और आपको रिप्लाई भेजना है, आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर नीचे आपका अवेलेबल होता है, चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट आता है, एक्सटेंशन आता है। आप जैसे उसको टैप करेंगे वो ऑटोमेटिकली उस मेल को एनालाइज करके उसका रिप्लाई लिख देगा, बहुत ही प्रोफेशनल वे में। तो ये जितनी भी इस तरह की जॉब्स हैं ना जहाँ पर ये सपोर्ट वाली है, सपोर्ट की जॉब भी सारी जाएंगी जितनी भी आती है ना। ये सब चैट सपोर्ट अब सारा कुछ बॉट बेस हो चुका है एआई का, तो ये भी सब रिप्लेस होगा। यानी कि इन्होंने इतने लंबे टाइम में जो डेटा सीखा, ठीक है, उन्होंने मशीन को ऑलरेडी ट्रेन कर दिया, उसने डेटा को पूरा एनालाइज कर लिया, किस किस तरह के लोग क्वेश्चंस करते हैं, उसके क्या बेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं। इसे जैसे मैंने आपको लास्ट क्लब शायद दिखाया था, पॉइंट डीसीएक्स का एग्जाम्पल मैंने दिया था। एक भी बंदा कॉल नहीं उठाता आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा नंबर ही नहीं दिया। अब बोलते टिकट जनरेट करो, कंप्यूटर खुद उसको एनालाइज करेगा जो प्रोग्राम होगा और उसका सोल्यूशन आपको निकाल के दे देगा ऑन द स्पॉट। ये सारी चीज़ें, तो इससे देखो हो क्या रहा है, रिप्लेसमेंट। मैंने जैसे बोला कि जो डेटा स्टफिंग का काम कर रहे हैं, तो मतलब डेटा एंट्री की जॉब खत्म,
लेकिन डेटा एंट्री का तो जैसे कि हमारा फील्ड में ही होता है ना, हमने यहाँ से एक फॉर्म भरा, उसकी एक्सेल अपना बन जाती है, जैसे गूगल फॉर्म। आप अगर कोई फॉर्म सबमिट करो गूगल फॉर्म के में जाके वो प्रोसेस होकर अपना एक्सेल बन जाती है उसकी। तो यानी कि जो अब जैसे डेटा को देखना, देख के फिर उसको लिखना, तो वो काम तो खत्म हो गया ना, ये सारी चीज़ें। अब जैसे कि अपने स्कूल टाइम में अपना याद करो कि जो आप देखते हो जो सर्कल बना के जो आंसर देते हो आप, जो ओ एम आर शीट्स होती है हमारी, एम आई सी आर जो शीट्स होती हैं, मैग्नेटिक इनकरेक्ट रीडर जिसको हम लोग बोलते हैं, कि भाई शीट को हमने रखा उसके अंदर से सही आंसर अपना एनालाइज कर लें कितने सही है कितने गलत है। आपको किसी के इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर कि कितना टाइम लगेगा, सही गलत कौन चेक करेगा। नेगेटिव मार्किंग किया होगा, जितने गलत होंगे उसमें से लेस कर देगा वो। तो शीट डालो फटाफट, प्रिंट आउट की तरह एक शीट निकलती है और आपका रिजल्ट बनता चला जाता है फटाफट फटाफट, टाइम नहीं लगता। और ये तो मैं कम से कम 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, सारा कुछ उससे चलता है। अब वेटिंग पीरियड हर चीज़ में खत्म होता रहा है, इवन गवर्नमेंट मॉडल भी आपको उसी में स्विच कर रहा है। गवर्नमेंट मॉडल में भी आज के डेट में सारी चीज़ें उसी पे बेस्ड है। आपको अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि और 2 से 3 साल में, जैसे मैंने यहाँ से कुछ किया, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उसके सपोर्टिव होंगे उसको एनालाइज, देखते हो हर जगह पर क्या है कि आधार सिस्टम को मेन किया हुआ है ना। और आधार किस पे चलता है अपना, एक प्लेटफॉर्म है, नहीं नहीं नहीं, ना ना ना, एक अपना वो है ना डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर क्या है, कितना बढ़िया कमाल का प्लेटफॉर्म बना दिया था गवर्नमेंट ने बहुत पहले, जिसको अब तो उन्होंने बहुत ही हाईली एडवांस कर दिया है कि भाई आपने बैंक अकाउंट खोलना है, सब अपना पूरा फॉर्म भरो, डिजी लॉकर से कनेक्ट करो, आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे, आपका आधार हो पैन कार्ड हो, सब कुछ वहाँ से ऑटोमेटिकली फैच हो गया, आपका एंड टू एंड काम हो गया। ठीक है, तो आपने अपने लाइफ में जो जो चीज़ अपने नाम से अप्लाई की होंगी, इवन जैसे तुम लोग पास हुए हो तुम्हारी मार्कशीट भी वहाँ पर होंगी डिजी लॉकर। तो वो तो गवर्नमेंट के पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती ऐसे, तो ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट से छुपा रहे हो आज की डेट में, ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, वो डिजी लॉकर का वो एक छोटा सा पार्ट है, उसके लिए तो एम परिवहन बन चुका ना। एम परिवहन ऐप जो है उसमें क्या होता है, उसमें उसका पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए आपने अपना ऐप ओपन किया, अब तो उन्होंने उसको भी काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। ये अपने पास ऐप होती है एम परिवहन के नाम से, इसको हम यहाँ से ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। अब क्या होगा, आपको जो जो व्हीकल्स बिलोंग करते होंगे वो सारे यहाँ पर फैच रहे हैं, जैसे आपका वर्चुअल डीएल होगा तो वो यहाँ आ गया, आपका आपका आरसीज होंगी वो सब यहाँ पर आ गई, जिसको भी आप देखना चाहते हो व्यू पर आप क्लिक करोगे पूरा डेटा आपको यहाँ पर आ गया, आपका इंश्योरेंस पॉल्यूशन सब चीज़ आ गई एक ही जगह पर। ठीक है, अब डिजी लॉकर चलाने की ज़रूरत नहीं है आपको उस चीज़ के लिए, एम परिवहन ऐप डालो उसके अंदर अपना रख लो सारी चीज़ें। अब इसमें इन्होंने बढ़िया चीज़ किया कि जो अभी तक नहीं था, अब आपके जितने भी चालान हैं वो सारे यहीं दिख जाते हैं आपको। ठीक है, दूसरा आपको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, अब देखो कितनी सारी इन्होंने सर्विसेज लगा दी इसके अंदर, जैसे फ़ोन नंबर अपडेट करना हो, आपका डीएल अगर रिन्यू कराना है, या फिटनेस टेस्ट के लिए आपको रीअटेम्प्ट करना है, तो सारे इन्होंने ऑप्शंस दे दिए इसके अंदर बढ़िया से। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यहाँ जाके कर सकते हो, चालान की रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड करना हो, यहीं से चालान आपने पे करना हो, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। हाँ, आज के डेट में ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। तब पुलिस वालों को अपनी मशीन पर नहीं, फ़ोन पे सबके बस वो फ़ोटो लिया तुरंत अपना हैंड टू हैंड चेक कर लिया उसके अंदर, और कुछ करने की जरूरत नहीं, फ़ोटो तो ले ही रखा है उस पर चालान काट देते हैं भाई का। अब कोई पकड़ता नहीं किसी को, बहुत रेयर हो रहा है कि पकड़ने वाला सिस्टम चल रहा है अब तो। हाँ, अपलोड कर, अपलोड कर दे। हम्म, समझा। अच्छा, तो उससे क्या फ़ायदा, व्हीकल जिसके नाम पर होगा चालान तो उसका कटता है ना, पर्सन का चालान थोड़ी कटता है। आपको लगता है आपका चालान कटा, नहीं, आपके व्हीकल का चालान कटा है, आपका चालान तो कभी कटेगा नहीं, नहीं तो वो तो केस बन जाएगा ना फिर अलग। नहीं पे करोगे तो कोर्ट में तो जाएगा ही जाएगा, वो ऑनलाइन चालान तो कोर्ट में ही जाता है। आपको एक विंडो मिलती है कुछ दिन की कि आप ऑनलाइन पे करके ख़त्म कर सकते हो उसको, नहीं तो फिर आपका वो लगता है ना हर कुछ महीने में एक क्या बोलते हैं उसको, अदालत लगती है कौन सी,
एक डेट उसका नाम है कुछ जनता कोड पता नहीं कुछ ऐसी नाम है उसका। तो उसमें वो चालान जाके आप पे करके आ जाओ। उसमें क्या सेटलमेंट बोलते हैं उसको। गवर्नमेंट कहती है इतने चालान पेंडिंग, मान लो तुम्हारा 2,000 का कट गया, तो वहाँ जाके शायद हो सकता है 500 में बात बन जाए, 1,000 बन जाए, तो ऐसा हो जाता है। तो जैसे मेरा एक चालान कटा था रॉन्ग साइड से आने का, ठीक है। अब मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कहाँ क्या करोगे, लेकिन काट दिया उन्होंने 2,000 का चालान बाइक के ऊपर। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, मैंने पे ही नहीं किया वो। तो मेरे पास सेटलमेंट के लिए अपना आप ही मैसेज आया इलाहाबाद कोर्ट से कि 200 रुपये में इसको सेटल करके ख़त्म करो। मैंने कर दिया। तो चालान का मैं तुम्हें रूल बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे व्हीकल अपना बेचना है तो चालान क्लियर होने चाहिए, और आपको पता है मुझे 15 साल पूरा यूज़ करना है, तो व्हीकल का तुम चालान का तुम क्या। देखो क्या होता है, एक सेम केस पर अगर 3 कट रहे हैं तो दिक्कत है, अलग अलग उसमें कटे तो कटवाते रहो। जब पॉइंट ये 15 साल पूरे हो गए तो चालान किसका था, गाड़ी का था, गाड़ी खत्म हो गई। क्यों, कैसे ले लेंगे भाई, तुम्हारा चालान थोड़ी, मैंने क्या समझाया है, चालान तुम्हारा नहीं कटता, चालान कटता तुम्हारे व्हीकल का। व्हीकल की एज खत्म, चालान खत्म। अगर तुम बेच रहे हो व्हीकल को, तब तुम्हें क्लियर करना जरूरी होता है। ध्यान रखना, एक ही सेम चीज़ का, जैसे नो पार्किंग नो पार्किंग नो पार्किंग, 3 चालान कट गए तुम्हारे, तो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जैसे पहला होगा 1,000 का, फिर होगा सीधे 2,000 का, फिर होगा सीधे 5,000 का, फिर आएगी 1 महीने की जेल। और पेनल्टी भी लेंगे तुमसे। तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि एक ही जुर्म में कटवाते जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे रॉन्ग साइड का कट गया, नो पार्किंग का कट गया, ओवर स्पीड का कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे कोशिश करो कि ओवर स्पीडिंग ना हो, तो सबसे बढ़िया तरीका जैसे मैंने बताया कि अगर आप जीपीएस चलाते हो तो मैपल्स का अपना जीपीएस डालो, वो आपको कम से कम 800 मीटर पहले बता देगा ट्रैफिक मॉनिटरिंग एरिया अहेड। अपना वार्निंग आ जाएगी तुम्हारे फ़ोन के ऊपर कि आगे चलान कट सकता है। 800 मीटर पहले बहुत होता है, आराम से ब्रेक लगा गाड़ी धीरे कर लो। और जब जिस रूट पर तुम डेली चलते हो तो तुम्हें पता ही होता है कि कहाँ कहाँ पर चांसेस हैं आपके। अब मैं जैसे साउथ दिल्ली जाता हूँ, क्योंकि मेरे को एक दिन साउथ दिल्ली जाना होता है, तो मेरे यहाँ से 35 किलोमीटर का पैच पड़ता है पूरा वो जाने के लिए। तो मैं जिस स्पीड से उन्होंने लिख रखा है, फिर तो मैं पहुँच गया अरीना टाइम पर। तो मुझे 120 भी चलानी पड़ जाती है कई बार, तो मुझे पता ना कहाँ है, कैमरा कहाँ तक देख रहा है, मेरा आज तक नहीं कटा उसके ऊपर। तो उस जगह का आपको पता होना चाहिए, अननोन जगह पर खास ध्यान रखो। तो गूगल मैप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो कभी ये नहीं बताता कि जिस रोड पर चल रहे हो उसकी लिमिट कितनी है। उसमें मैप का फॉल्ट नहीं है। हर लोकेलिटी को मैप को अपडेट करना होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जैसे अगर आप मैप पर हो, आपको दिखा रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको तुरंत अपडेट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लोग अवेयर रहते हैं। अब कोई ये सोचे कोई वो कर देगा वो कर देगा, तो फिर तो हादसा किसी ना किसी के साथ तो होगा ही ना। अभी एक इधर बरेली साइड में कोई एक्सीडेंट हुआ था कि पूरा का पूरा फ्लाईओवर आधा ही था, मतलब वो ब्रिज बह गया था जब वो फ्लड आया। कम से कम 40 फीट ऊपर से गाड़ी गिरी है, सारे ऑन द स्पॉट मर गए उसमें। तुम्हारे यहाँ का है? अरे बाप रे। तो ऐसे ऐसे सीन हो जाता है कई बार। और भैया देखो सीधी सी बात है, रात बेरात उस रोड पर चलो जिसके बारे में तुम्हें पूरा पता हो। मैं बारिश में अगर गाड़ी से चलता हूँ तो मुझे पता होता है, मेरा मैं रोड पर इतना ध्यान रखता हूँ गड्ढा है कहाँ। क्योंकि बारिश के टाइम पर मैन होल खुल जाते हैं, सबसे ज़्यादा मरने के चांस होते हैं वो। तो इसलिए अपनी लोकेलिटी जहाँ तुम्हें कंफर्म है कि ये एरिया बिल्कुल सही है, वो भी 100% तो नहीं हो सकती गारंटी, क्योंकि रोड धंसने का दिल्ली में गारंटी कहीं की नहीं है, क्योंकि जब से मेट्रो गई है कहीं भी अंदर चली जाती है रोड। तो फिर भी आप अवेयर रहते हो। अब तुम यहाँ से ऑल ऑफ सडन प्लान बना रहे थे, सोच रहे चलो आगरा चलते हैं, एक्सप्रेस वे पकड़ लेते हैं। तुम जैसे ग्रेटर नोएडा पहुँचोगे, फॉग स्टार्ट होगा, तुम्हारा आगरा तक पीछा नहीं छोड़ेगा वो। तो हादसे होने के अपना भी चांसेस सबसे ज़्यादा। अडास भी क्या करेगा उसमें, तुम्हारे पास है, अगले के पास नहीं, वो तुम्हें ठोक देगा।
तुम आगे के तो देख लो, पीछे का थोड़ी ना देख लो ADAS में। रिस्क है, ऐसी जगह को अवॉइड करो जी भाई, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। न जाने आज की डेट में इतने एक्सीडेंट ऐसे हैं जिसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, अगले का फॉल्ट है। ऑल ऑफ सडन आ गया, इधर से आया उधर से आया। नॉर्मल डेज में अगर आप आगरा अगर जाओगे जैसे एक्सप्रेस वे पर देखना, तो बाइक की एंट्री अलाउड नहीं होती उसके ऊपर। लोग क्या करते हैं कि अच्छी रोड के लिए बाइक साइड से चढ़ा के उठा के रख लेते हैं दो लोग, फिर जहाँ तक जाना हो तो वहाँ तक जाके फिर उतार के फिर नीचे रख लेते हैं। ऐसे करते लोग एक्सप्रेस वे का मिस यूज। तो आज का जो अपना मेन ये है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे फील्ड में लेटेस्ट चल क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि ये फील्ड अब बहुत रैपिड तरीके से बदल रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इस पे चेंजेस होते जा रहे हैं चीज़ों के अंदर। तो इसका आपने खास ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ आपको ऐसी पता चलती है कि हाँ, और आप उसको अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो एक बार उसके ऊपर रिसर्च जरूर कर लो, क्योंकि जब आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा। मैं टेक के अंदर अपने आप को बिल्कुल टॉप नॉच लेवल पर रखता हूँ हमेशा, सो दैट कि मुझे पता रहे कि चल क्या रहा है। क्योंकि मेरा एक लास्ट ईयर मेरा एक वेबिनार हुआ था यहाँ एआई के ऊपर ही था। तो जब मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, तब मुझे जाके पता चला कि 1950 और फर्स्ट टाइम एआई टेक्नोलॉजी लेके लाई गई थी आपकी F-16 के लिए, फाइटर जेट, ठीक है। क्योंकि फाइटर जेट में जब एक कॉकपिट के अंदर पायलट बैठा होता है, उसमें सो मैनी कंट्रोल्स होते हैं, सो मैनी कंट्रोल्स। उसी रिसर्च में ये पता चला, खैर वो तो मैं पहले ही बता था, कि बेसिकली आप बहुत सारे डिसीजन जो लेते हैं वो वॉइस पर ही ले लेते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो हेलमेट होता है वो तकरीबन 1.5 लाख US डॉलर का होता है, जो आप हेलमेट पहनते हो, हेड गियर जो होता है। अब वो आपके न्यूरॉन्स को रीड कर रहा होता है, मतलब आपके ब्रेन को स्कैन कर रहा होता है वो अंदर ही अंदर, और वो कॉकपिट के फिर उससे कनेक्ट होता है कंप्यूटर से। अब मान लो कि आप सीधे जा रहे हो, कभी नोटिस करना, बाइक अगर स्कूटी अगर आप चलाते हो बहुत तेज स्पीड में, आपको टर्न लेना, तो आप क्या करते हो, स्लो करते हो ना, तभी मुड़ोगे। नहीं तो आपकी स्कूटी तो मुड़ जाएगी, आप सीधे निकल जाओगे, नहीं तो गिरोगे बहुत तगड़े वाले। सेम प्रॉब्लम प्लेन के अंदर भी है। अब मान लो कि आप सीधे स्ट्रेट फ्लाई कर रहे हो, अच्छी खासी मैक 1 की स्पीड के ऊपर हो, कोई मिसाइल आपको दिख जाता है, तो मिसाइल तो दिखेगा और कब आप तक पहुंचा पता नहीं, क्योंकि वो तो मैक की स्पीड 1 2 3 को बढ़ती जाती है ना उसकी तो एकदम। और आपको अगर दिख गया है और आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है, जब तक आप सोचोगे तब तक आप उड़ा चुका होगा। तो क्या आता है वहाँ पर, तो जो आप देखते हो एक ब्लैक कलर का वाइजर होता है, ठीक है। अब वो दो काम करता है, वो दो काम क्या करता है कि एक, आपको डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर से बचाता है, क्योंकि जिस ऑल्टीट्यूड पर आप फ्लाई करते हो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। दूसरा उसका काम क्या होता है कि उसी के ऊपर डिजिटल डिस्प्ले होता है। प्लेन के अंदर कहीं स्क्रीन थोड़ी ना होती है, जो आगे कॉकपिट का ग्लास होता है उसी पर ही रिफ्लेक्शन आता है, जिसको बोलते हैं हेड्स अप डिस्प्ले, जो अब कारों में आने लगा है। कार की स्पीड में चलिए, सामने ग्लास पे दिख रहा होगा आपको, मैप देखना ग्लास पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी MI मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल, हेड्स अप डिस्प्ले। तो टॉम क्रूज की मूवी देखना घोस्ट प्रोटोकॉल के नाम से, उसमें आप देखो दिल्ली का ही शूट दिखाया उन्होंने उसमें, सो दिल्ली नहीं, वहाँ का बॉम्बे का है। तो BMW की दैट टाइम i7 आई थी कार, तो उन्होंने उसके ग्लास पर पूरा वो दिखाया था। वो टेक्नोलॉजी रियल में फिर आ गई। अब बेलेनो जैसे कार भी अवेलेबल है आज की डेट में, उससे पहले मर्सिडीज हो, तो एक छोटा सा प्रोजेक्टर होता है लगा हुआ गाड़ी के ऊपर, जो बेसिकली आगे दिखाता है सारी चीज़ें। तो प्लेन का जो कॉकपिट होता है, उसके कॉकपिट के ग्लास पे आपको पूरा डिस्प्ले आता है, लेकिन उसके बाद जब आप वाइजर लगा लोगे तो दिखेगा नहीं, तो डिस्प्ले फिर वहाँ आ जाता है उसके ऊपर, और उससे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपने अगर अपने वाइजर से देखा कि कोई मिसाइल है, आप सीधे ब्रेन में सोचिए, या फिर आप अपना मैनुअली ट्रिगर कीजिए, मिसाइल वहीं हिट होगी जाके, चाहे आप सीधे ही फ्लाई क्यों ना कर रहे हो। ये है टेक्नोलॉजी, इसलिए लाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो डिसीजन मेकिंग जो थी बहुत स्लो हो जाएगी। एक फाइटर पायलट जो होता है सेकंड के दूसरे हिस्से में 200 मिली सेकंड में डिसीजन लेता है, उनका रिफ्लेक्शन तब तेज होता है, यानी कि 200 मिली सेकंड, समझ रहे हो आप। यानी कि जो फार्मूला रेसिंग कार चलाते हैं, फार्मूला रेसिंग कार में अगर मैं कार में हूँ, मेरे सामने तुम्हारे इतने डिस्टेंस पर अगर कार है, मैं इतनी देर में कट ले लूँगा, इतना फास्ट, क्योंकि रफ्तार 300 की होती है, तो फट फट काम खत्म। तो
तो एक फार्मूला रेसिंग कार चलाने वाला बंदा सबसे बढ़िया एक फाइटर पायलट बन सकता है, क्योंकि वो उतना ही इक्विवेलेंट जी फोर्स फेस करता है नीचे जितना प्लेन में वो लोग करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ का मैंने बताया था ना आपकी क्लास में कार्तिकेन जो हमारे यहाँ का फार्मूला रेसर है, सोचो कि इसका ब्रेकिंग पैडल जो होता है उसमें इतना फोर्स चाहिए कि मतलब एक अच्छा खासा बॉडी बिल्ड का बंदा भी वो ब्रेक नहीं दबा सकता फार्मूला रेसिंग कार के, इतना टफ होता है। जैसे हमारे कार में बड़ा आसानी से दबाया और लग गए पावर ब्रेक, ऐसे नहीं लगता उसमें ब्रेक, उसकी पूरी अलग एक्सरसाइज होती है। और फॉर्मूला रेसिंग जो होती है बैक टू बैक नहीं हो सकती कभी भी, कि जैसे आज हमने कर लिया कल भी कर लेंगे परसों भी कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि एक बार रेस करने के बाद आप कम से कम 10-15 दिन के लिए ख़राब हो जाते हो, आप दोबारा करने के लायक नहीं रहते, फिर पूरा रिकवर करना पड़ता है, क्योंकि इतना जी फोर्स आप झेलते हो। तो हमारे आगे जो है उनका भी एक्सीडेंट हुआ था एक बार फार्मूला रेसिंग के अंदर। अब तो यहाँ से और भी लोग रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे, कार आने लगा, काफ़ी लोग होते यार। सो फार्मूला रेसिंग सबसे ज़्यादा मतलब अभी तक का जो देखा जाए ना स्पोर्ट्स एक्सट्रीम है एकदम, तो जो हमारे यहाँ का बुद्धा सर्किट है वहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा। हाँ नोएडा में बुद्धा सर्किट, इंटरनेशनल सर्किट है, यहाँ होती हमारी सारी रेस, काफ़ी बड़ा है। और इसमें क्या होता है बनाने में बहुत खर्चा आता है। ऐसा ऐसा नहीं कि आपने बना लिया अब आपको लग रहा है जैसे यहाँ पर एक एलिवेशन आ रहा है, हाइट बढ़ रही ना, तो यहाँ पर क्या अगर बहुत स्पीड जाओगे तो निकल जाओगे आगे, तो आप सोचोगे कि इसको सही कर दिया जाए, नहीं कर सकते, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है इतने ठीक चीज़ को ठीक करने के लिए। तो ये बहुत प्लान करके बनाई जाती है सारी चीज़ें, इसमें सारे वो सिनेरियो डाल देंगे, इतने शार्प टर्न होंगे कि जहाँ पर शायद गाड़ी पलट भी जाए लेकिन जानबूझ कर डाला जाएगा। वही तो देखना था हैंडलिंग, सीधे भगाना आसान है, मशीन को कंट्रोल करना मुश्किल है, कंट्रोलिंग ही देखी जाती है कि भाई जो फार्मूला रेसर है कितना बढ़िया कंट्रोल कर सकता है। तो इसका पूरा यहाँ दिखता है मैप के ऊपर, कुछ पॉइंट्स इसके बड़े खतरनाक से हैं। ये ये देख रहे हो एकदम एकदम शार्प टर्न से डाले हुए इन्होंने, जानबूझ के सीधा बनाए जाते हैं। आप नॉर्मल डेज में बुकिंग करा के अपनी गाड़ी में ट्राई मार सकते हो। जब हमने ट्राई की थी स्विफ्ट तो हमें 2,000 रुपये पे करने पड़े थे, लेकिन ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, अब तो शायद बड़ों के होंगे, इतना तो होगा आराम से। तो ये तो जब आप उस पर जाते हैं ना एक्सप्रेस वे आगरा, उसी से दिखता है ये इधर है ना यमुना एक्सप्रेस वे, देख रहे हो उसी से दिखाई देता है। तो एक बार एक्सपीरियंस करने वाली है इसका मतलब काफ़ी अच्छा है। तो अब तो वो जो रेसिंग गेम आते हैं ना अपने, उसमें हमारे बुद्धा सर्किट का डला हुआ है एक्सपीरियंस करने के लिए, रेसिंग गेम के अंदर ये स्पोर्ट्स जो आप लोग खेलते हो उसमें डला हुआ है इसका ट्रैक। चलो हम इसको ख़त्म कर देते हैं, अलग टॉपिक। सो डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग अ प्रोडक्ट are like two sides of the same coin. Make sure they work side by side without a glitch. As a result, it is important to include developers in the design process, fold and vice versa. तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग स्प्रिंट 1 2 3 देख रहे हैं, क्योंकि वो आपका यूएक्स होता है जो 1 होता है, तो उसको हम लोग यानी कि डिज़ाइनिंग की बात करें क्योंकि डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो 1 यानी कि तो डिज़ाइन फॉर स्प्रिंट 3, डिज़ाइन फॉर स्प्रिंट 4, डिज़ाइन क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिनेरियोज क्या है, जैसे डिज़ाइन फॉर स्प्रिंट 3 तो यानी कि डेवलपमेंट ऑफ डिज़ाइन फ्रॉम स्प्रिंट 2, यानी कि जो डेवलपर है वो यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि इस तरह से। तो ये सब देख रहे हो इस तरह से एक दूसरे साथ कनेक्टेड है आपस में कि सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं। तो 1 वाला यहाँ से हटाया हुआ है, 2 3 4 5 आप देखोगे तो क्या है कि दोनों हर जगह पर अवेलेबल हो। डिज़ाइनर ने जो बनाया पता चला डेवलपर ने उसका कुछ और ही बना दिया, या डिज़ाइनर जो बना रहा है क्या वो डेवलपर बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, वही फाइनल आपको बता सकता है। उसी से आपकी बेसिकली डेडलाइन प्रोजेक्ट की डिसाइड होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना मूवीज़ का मैंने एग्जांपल दिया आपको,
कि कौन सी मूवी बनाने में क्या टेक्नोलॉजीज आएगी। जैसे देखते ना कि बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज आ रही हैं अंधाधुंध, लेकिन एक डायरेक्टर को सबसे टाइम क्यों लगता है? वो कौन है? जेम्स कैमरन। क्योंकि वो हर मूवी को बनाने के लिए उससे पहले टेक्नोलॉजी बनाता है ना। यानी कि 2009 में अगर हम देखें तो हमें पहली बार सिनेमा घर में दिखाई दिया 3D मूवी का। उससे पहले 3D मूवी नहीं हुआ करती थी। 3D होती थी लेकिन स्टीरियोस्कोपिक, यानी वो लोग थिएटर में एक्सपीरियंस 3D नहीं कर पाते थे। 2009 में उसने दुनिया को वो दिखाया थिएटर का नया तरीका कि भाई ऐसे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके बाद सीधे हमारा कहाँ है, 2022 या 23 में उसका प्रोजेक्ट आया, अवतार का नया पार्ट जो आया। अब उसके बाद उसके बैक टू बैक आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी नई नई टेक्नोलॉजीज लग रही है जिस पे वो काम कर रहे हैं। तो यानी कि आने वाला टाइम जो होगा सिनेमा घर का, अब आप देख रहे हो जो पहले 180 डिग्री था हमारा, ठीक है, अब 360 आ गया। अभी बाहर कोई एक बहुत बड़ा वो बना है पूरा का पूरा थिएटर, जिसमें हम सारे चारों तरफ स्क्रीन है। शायद कोई आपने वीडियो देखा भी हो, एक बार देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर तो प्लेनेटरी में दिखा रखा है वो वैसा वाला चीज़ ना। हाँ, लेकिन उसके अंदर हजारों लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और यूट्यूब पर आप इसको काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो स्पेशली जैसे आप स्पेस की कोई मूवी देख रहे हो, तो मतलब ब्रेथ टेकिंग सीन्स है फिर तो उसके अंदर। ये देखो जैसे मैंने क्या म्यूट किया हुआ है क्या? ऊपर कहाँ पर? अच्छा, यहाँ से भी रील, अच्छा। तो इससे पहले ना एक लंदन में एक वो था स्टूडियो जिन्होंने बनाया था। उन्होंने पूरा नायग्रा फॉल शूट किया था, और उन्होंने नायग्रा फॉल का पूरा रेप्लिका बनाया था उसके अंदर, थिएटर के अंदर। जैसे कि चारों तरफ स्क्रीन है पूरी। ये डोम। Other inside the Goodman IMAX Dome Theater लो जी, in IMAX South भी आ Park गया। or Discovery Center in Shreveport. The best experience you can have going to the movies. John Armistead is the director who runs, maintains, and selects films for local audiences. Pretty much everything IMAX. He's been with Skyport since its opening and oversaw the transition from film to digital. So all the film equipment went away. All the new digital equipment came in. We took out all the old sound system, so the entire sound system is brand new. The digital expansion now allows for big Hollywood features. Blockbusters are reformatted and enhanced for the big IMAX screen. The debut of their first full-length feature was Black Panther Wakanda Forever was our first full-length feature. the IMAX theater is also known for showing educational films and nature documentaries, transporting you closer into the scenes, plus offering 3D movies for kids and adults with enhanced color. तो 10 साल पहले एक स्टेटमेंट आया था कि आने वाला जो टाइम होगा उसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग स्क्रीन पर सामने पिक्चर देखते हैं, आप उस शॉट का पार्ट बन जाओगे। यानी कि 360 डोम जब बन गए, तो यानी कि आप जिधर भी गर्दन घुमाओगे आपको हर जगह मूवी दिखाई देगी। आपको लगेगा भाई मैं उस शॉट के अलावा भी बाकी चीज़ें मैं देख सकता हूँ वहाँ की। तो वो टेक्नोलॉजी अब जाकर भाई सब सक्सेसफुल हो गई है। इस तरह के जो स्टेटमेंट बने वो सारे के सारे जाके सब रियल होते चले जा रहे हैं। And author Like now. Armistead family voted it's a और देखो पूरा concept स्पेरिकल डिज़ाइन किया इन्होंने इसका। for food film, special for movie lovers and families to enjoy. Seeing the movie in a flat screen IMAX is good. This nation will now nearing our तो यहाँ थोड़ा सा लेट पहुँचेगा, लेकिन उससे पहले आप लोग एक्सपीरियंस ज़रूर करो 4DX। ये अभी तक एक्सपीरियंस नहीं नहीं किया, इसको एक्सपीरियंस करो। इसको इंट्रोड्यूस हुए दिल्ली में काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है।
तो ये आपका PVR लॉजिक्स नोएडा में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, दिल्ली में भी अलग अलग जगह पर है, लेकिन सबसे नज़दीक आपको ये वाला पड़ेगा। तो जैसे हम लोग जाते हैं 7D 3D 4D 5D मूवी देखने, 4DX इन सबसे बहुत ऊपर है। इसमें सेलेक्टेड सीटें होती हैं, 100 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन आप मूवी पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हो। टिकट प्राइस लिटिल बिट थोड़े से हायर मिलेंगे आपको। इसी में ही आप IMAX भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। IMAX अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो मतलब आपका साइज इतना होता है उसके सामने स्क्रीन भी है। वो भी नोएडा भी है, ज़रूर ट्राई करो। आप चीटी के साइज के बराबर हो, इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, बहुत ही ह्यूज साइज। सेम इसी में है। इसका इनॉग्रेशन किया था यहाँ पर जॉन अब्राहम ने, जब भी इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोजेक्ट। और वे ऑफ वाटर अवतार का जो प्रोजेक्ट आया था, नेक्स्ट लेवल उसका वो था। उसमें मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस किया TMNT, टीनेज निंजा म्यूटेंट टर्टल करके कुछ ऐसा मूवी है। हाँ यही है, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, ये हमने एक्सपीरियंस किया था इसका। तो यहाँ पर जब आप जाओगे ना PVR लॉजिक्स, तो ये अब शायद हटा दिए कि नहीं, तो ये खड़े हुए थे वे ऑफ वाटर तक प्रोजेक्ट तक। तो 4DX ये कॉन्सेप्ट लेकर आया कि मतलब कि आप मूवी में जैसे मान लो किसी को एक बुलेट शूट होती है, गोली लगी, तो आपको वो फील होगी, उस लेवल का एक्सपीरियंस है। वे ऑफ वाटर में जैसे पानी में डाइव किया, तो वाटर के स्प्लैशेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बिजली कहीं चमक रही, थंडर बोल्टनिंग इफेक्ट, तो वो आपको थिएटर में मिलेगा अंदर ही सारा कुछ। तो यानी कि 4DX का मतलब 3 डायमेंशन तो मूवी होगी, 4th डायमेंशन जो कि आपके सीन को रियल बनाता है, दैट इज अ 4DX। यानी कि 4th डायमेंशन इज एनवायरनमेंट। तो जो भी मूवी के अंदर हो रहा है, हवा चल रही है, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप। जैसे कोई चेजिंग सीन है, ठीक है, तो जैसे बहुत तेज में बाइक कार चली, बाइक चल रही है, तो जो हवा वहाँ मिल रही है आपको, वो आपको फील होगा पूरा। यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट शॉट। ये चीज़, इसका एक एक्सपीरियंस वीडियो दिखा सकता हूँ मैं आपको। 4DX थिएटर एक्सपीरियंस, तो इसके मैंने एक वीडियो बनी थी बहुत अच्छी। हाँ ये है। पूरी सीट में मोटर होती लगी हुई। साहब और बता देता हूँ, अगर मूवी में कोई ऐसी जगह का शॉट आता है जहाँ पर गंदगी है, तो स्मेल भी आएगी तुम्हें। तो वो एकदम एकदम चेंज करते हैं उस चीज़ को, आपको ऐसा नहीं कि वो रह गई वहाँ पर, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो उसका शॉट का पार्ट हुआ ना, मैंने बोला एनवायरनमेंट आप एक्सपीरियंस करोगे। एनवायरनमेंट है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, बिजली हो, स्मेल हो, खुशबू, सब। इसका एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक बार अगर देख लोगे मूवी, तो दोबारा नॉर्मल थिएटर में तुम्हें समझ ही नहीं आएगा उसके आगे। इतना अच्छा, वो कोई ज़्यादा इसके चार्जेस नहीं है, मतलब कि एक मूवी अगर रिलीज़ हो रही है तो थोड़ा सा लेट चले जाओ, तो मेरे ख्याल से 250-300 रुपये टिकट इसकी मिल जाती है कई बार, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, 500 रुपये से स्टार्टिंग होती है। और ये क्या है कि इसमें ये भी नहीं कि सीट सिलेक्शन कि भाई मेरे को यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा ही होता है, तो सीट उस तरह से पोजीशन की कहीं भी मिल जाए बेस्ट है। वो वाला थिएटर वाला सिस्टम नहीं है कि भाई बिल्कुल पीछे बैठेंगे या इधर बैठा दिया तो यहाँ से अच्छा नहीं दिख रहा मुझे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये देखो, हवा लाने के लिए फैन वगैरह सब लगा रखे हैं दोनों साइड से। खासकर हाइट वाले शॉट बड़े खतरनाक लगते हैं। जैसे मान लो कोई हाइट से नीचे कूदा,
तो आपका ब्रेन उस तरह से सिंक हो चुका था, आपको लग रहा है आप भी डाइव मार रहे हो, सीट आगे की तरफ टिल्ट कर दी जाती है। अमेजिंग एक्सपीरियंस। हॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड में इतना मज़ा नहीं आएगा, बॉलीवुड अगर 3D होगी तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो हॉलीवुड एक्सपीरियंस को ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको देखने में। अभी जैसे शायद अगर उस पर जाओगे बुक माई शो, इस वक्त अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा तो पता चल जाएगा। 4DX, 4DX में भी एक तो आपके कैरावन लगी हुई है, 4DX आपकी मुसाफा लाइनिंग में लगी हुई है, ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, और 4DX में देख लेते हैं इसका हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोजेक्ट। पहले तो सिर्फ इंग्लिश मूवी आती थी इसमें, तो हिंदी इंग्लिश दोनों आने लगी है। तो वेगस द्वारका में है, सुभाष नगर पैसिफिक में भी है, DLF एवेन्यू साकेत और गुरुग्राम वाले में भी है। आप अपना अगर नोएडा वगैरह में एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जगह चेंज कर लेना, हिंदी में भी अवेलेबल है। हाँ, लोकेशन का कहाँ गया ऑप्शन, आता था। आना तो चाहिए नोएडा भी इसके अंदर यार। PVR लॉजिक्स सर्च कर लेते हैं। तो ये मूवी सिर्फ इन्होंने फिर यहीं पर ही दी है, लॉजिक्स वाले मॉल पे नहीं लगी है, इसलिए नहीं आ रहा। अब देखते हैं यहाँ पर आया क्या होता है। अब उसकी टिकट देख लो यहाँ पर कितने की, जस्ट 410 390। ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, 410 के अगेंस्ट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस लेके लौटोगे। खासकर हॉलीवुड प्रोजेक्टर्स पे एक्सपीरियंस करो जो खासकर 3D में बने हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका। साउंड ऐसी क्वालिटी जो आपको नॉर्मल थिएटर्स में मिलेगी नहीं, चाहे वो डॉल्बी ऑथराइज्ड ही क्यों ना, उसके बाद भी नहीं मिलेगी जो साउंड इसकी है। इसके 3D ग्लासेस भी अलग है, नॉर्मल मूवीज में आपको दिए जाते हैं उससे डिफरेंट है इसके 3D ग्लास भी। नेक्स्ट क्या अपना इंटीग्रेटिंग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो जिसमें आप जैसे देखें रिसर्च एनालिसिस के बाद डिज़ाइन लुकिंग स्क्रीन पर हम लोग पहुंच रहे हैं। डिज़ाइन लॉगिन स्क्रीन के बाद हम लोग कहाँ पर आ रहे हैं, डेवलप लॉगिन स्क्रीन। तो ग्रे वाले पार्ट क्या है आपके डेवलपमेंट वाले पार्ट है, ब्लू वाले पार्ट आपके जो है वो डिज़ाइनिंग वाले पार्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से डेवलपमेंट के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे डिज़ाइन बुकिंग रिस्पॉन्स स्क्रीन, उसके बाद फिर डेवलपिंग बुकिंग रिस्पॉन्स स्क्रीन एंड टेस्ट एंड बुकिंग स्क्रीन। तो इस तरह से एक दूसरे के पास आपका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पास होती चली जाती है चीज़ें। तो वर्किंग विद डेवलपर्स, डेवलपमेंट डिज़ाइन पेयरिंग, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैन ऑफन बी मच मोर इफेक्टिव देन रिटन डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स। कि भाई मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ से मैं किसी को भेज रहा हूँ, मेरी एब्सेंस में पता नहीं वो क्या बना दे रहा है। तो पूरी पूरी टीम वर्क होना चाहिए, यानी कि जिसमें आप पहला वाला पार्ट देख रहे हो कि भाई कोई दिक्कत आ रही है, अंशुमन अगर डेवलपर है या अंशुमन अगर डिज़ाइनर है, मैं डेवलपर हूँ, तो हमारा रियल टाइम इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए फिग्मा ने क्या बनाया, कोवर्किंग वाला सिस्टम, कि भाई आप लाइव अपनी स्क्रीन शेयर करो, अपना एंड टू एंड वहीं पर एक्सपीरियंस करो चीज़ों को। So in dev design pairing, when designers and developers work together, the productivity has been noticed to so. No number of emails or texts will have the same clarity as one-to-one discussion. Not only does this method save time, it helps increase communication between designer and developers as well. It is in the best interest of team, the project and the organization in the long run. Development design pairing speeds up the development process. ये नहीं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम आया, मैंने उसके लिए टिकट रेज किया, अंशुमन को पता नहीं कब टाइम मिलेगा, उसने देखा नहीं देखा, अचानक से देखा, तब तक मेरे जाने का टाइम हो गया, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। ठीक है, मेल तो अब आज की अगर आप देखो कि मेल चल तो रहा है कम बिजनेस मॉडल के अंदर, लेकिन मेल के ऊपर काम कम होके अब सीधे व्हाट्सएप पर चीज़ें ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि रियल टाइम इंटरेक्शन है। अब व्हाट्सएप जो आप लोग चलाते हो ये अलग है, जो बिजनेस के लिए आता है वो अलग है। बिजनेस वाले हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर,
उसके अंदर वेब हुक्स हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे आप लोग देखते हो हम किसी को पेमेंट का लिंक नहीं भेज सकते, लेकिन आपके पास अगर किसी ब्रांड का होता है तो पेमेंट का लिंक भी आया होता है, उस पर बटन भी होते हैं, डिसीजन मेकिंग पॉइंट भी होते हैं, लेकिन हम ये नहीं बना सकते। तो दिस इज अ प्रोग्रामिंग। तो यानी कि व्हाट्सएप के जो पेड वाले आपके आते हैं उसके अंदर आप लोग वेब हुक्स वगैरह बना के बहुत सारे डिसीजन भी ले सकते हो, जो कि नॉर्मल व्हाट्सएप पर आपको नहीं मिलता है। इसके लिए ना एक वो आता है पैबली, पैबली कनेक्ट के नाम से। इसमें आप व्हाट्सएप के साथ हर चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझो कि मेरे पास अरीना में 400-500 स्टूडेंट्स हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट हर बच्चे को उसके डेट ऑफ बर्थ जो भी होती है उसके हिसाब से उसको ग्रीट करे, तो बच्चे को थोड़ा प्रिविलेज फील होता है ना। एग्जांपल के तौर पर अब सबको याद रखना तुम्हारे लिए आसान नहीं, तो क्या करेंगे हम अपना पूरा का पूरा डेटा जो है पैबली के अंदर सिंक कर देंगे। ठीक है, और पैबली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सेंटर का जिस भी नंबर से आप भेजना चाहते हैं मैसेज, उस नंबर से बच्चे को उसका एक उसका कार्ड, उस जो भी आपने बर्थडे का उसमें लगाया होगा उसके लिए कस्टमाइज, और उसका बच्चे का पूरा एक मैसेज उसके नाम से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो जैसे देखते हो आपके पास ईमेल्स आते हैं, तो कई बार ईमेल एनोनिमस होता है, मतलब आप उसको पता नहीं वो आपके लिए आया किसके लिए आया। कई बार ईमेल आपको आपके नाम से आता है, तो वही चीज़ जो होती है दैट इज़ अ वेबहुक, यानी कि वो आपको आपके नाम से नहीं भेज रहे, प्रोग्राम आपको आपके नाम से भेज रहा है। उन्होंने तो जनरल बनाया सबके लिए। तो जब किसी पर्सन का नेम उस पर ऐड हो जाता है तो वो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ता है उसको, अगर वो एनोनिमस होगा तो फिर आप उसको इतना ध्यान से देखते नहीं हो, है ना। जैसा देखते हो कि अगर एग्जांपल आपका प्रीपेड फ़ोन है तो उसका तो कुछ होता नहीं, पोस्ट पेड जो होता है आपका उसका बिल आता है। अब बिल आएगा तो वहाँ पर आपके नाम से आएगा, डियर अंशुमन दिस इज़ योर बिल फॉर दिस मंथ, है ना। तो वो डियर अंशुमन जो है वो प्रोग्राम ने अपना आप लिख दिया, उसके साथ पूरा डेटाबेस से डेटा कनेक्टेड है। ऐसा ईमेल पता नहीं उसे कितने लोग भेजा होगा, सबका सेम होगा, बस बिल की जो पीडीएफ फाइल होगी वो अलग होगी, नाम जो होगा वो अलग होगा, ठीक है, और अमाउंट जो होगा वो सबका अलग होगा। तो जैसे मैंने ऐसा एक मॉडल यहाँ पर बनाया था बहुत पहले, फीस पेमेंट वाला। तो आप यहाँ देखोगे एक जनरल मैसेज है, हाय रोहन, आई होप यू आर डूइंग वेल, दिस इज भावना कॉन्टैक्टिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ अरेना एडमिशन प्रतिभा, आपका ये पेमेंट है, इस डेट को ड्यू हो रहा है, एग्जाम्पल। फिर दूसरा मेल क्या आया, एक मोहन के नाम से गया हुआ है, 7,000 रुपीज़ का अमाउंट है। फिर एक तीसरा ईमेल है बंदे के नाम से यहाँ पर। तो इस तरह से अलग अलग, जैसे रोहन के नाम से, तो मैंने एक टेस्ट करके दिखाया यहाँ पर इनको कि भाई आप ये भी प्रोसेस में ला सकते हो कि हर बच्चे को ऑटोमेटिकली उसके नाम से मेल चला जाए। तो ये कैसे किया मैंने यहाँ जाके अगर मैं ड्राफ्ट में आपको दिखाऊँ तो ये देखो मैंने कोड करके इसको इस तरह से बनाया, हाय स्टूडेंट नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, कंपनी नेम अपना आप आ जाएगा, ड्यू डेट अपना आप आ जाएगा, अमाउंट अपने आप आ जाएगा, काउंसलर का नेम भी डायनामिक कर दिया मैंने, और जीमेल भी कोडिंग कर दी सीधे। एक इसके साथ डेटा कनेक्ट है ना, ठीक है, तो वहाँ से सारा चल रहा है। तो ये मैंने नहीं वो तो वो अपना अलग करता है, ये तो मैंने बताया कि कोड के फॉर्म में किस तरह से हो सकता है चीज़ें। तो इस जी जो आपको मेल आते हैं ना वो इस तरह से पहुँचते हैं आपके पास तक, यानी कि वो नेम जो होगा क्लाइंट नेम हमने यहाँ पर एक बना दिया, तो अपना भी डेटाबेस से क्लाइंट नेम खुद उठा लेगा, ठीक है, सब चीज़ अपना आप खुद से चल रही है, लंबा प्रोसेस है। इसी से मैंने ये मेल बनाए थे सारे, टेस्ट करा के दिखाया था ये वाले सारे। तो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, संता बनता देखो सब डाल रखी है इसमें। सबकी फीस अमाउंट डेट उसी हिसाब से है ना, रोहन मोहन सोहन। तो कोडिंग से कुछ भी हो सकता है। देखो हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं ये भी तो कोडिंग ही है, बस क्या ये GUI फॉर्म में आप देख रहे हो, ठीक है, ताकि सभी लोग इसके साथ इंगेज हो सके। अब कोड वाला अगर होगा तो कोई नहीं चला पाएगा इसको, तो इसलिए कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया गया विंडो का अपना एक इंटरफेस होता है कि ये चीज़ यहाँ होगी, वो चीज़ वहाँ मिलेगी मुझे, तो इसको याद नहीं करना पड़ता, इसका विजुअल मेरे ब्रेन में स्टोर हो जाता है कि ये चीज़ें यहाँ से होती जाती हैं। अब हर चीज़ के लिए अगर कोड लिखना पड़ेगा, मतलब कि जो हम लोग यहाँ से करते हैं CMD वाला प्रोसेस, इसमें कौन क्या ही करेगा इसके अंदर आगे, कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। वही हो गया, तो किसी बंदे के लिए जिसको पता होगा वो यहाँ पर जाके काम कर सकता है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो ऐसे ही होता था, इसमें सारे काम हो जाते हैं, ठीक है, हर चीज़ की कमांड है। तो जैसे तुम्हारे पास जो बच्चे सीखते हैं वेब डेवलपमेंट, वो लोग इस पर काम करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को यहाँ पर कहीं जाना हो, जैसे मुझे डेस्कटॉप पर जाना, मेरे को CD डेस्कटॉप, तो मैं कहाँ आ गया, डेस्कटॉप पर आ गया ना मैं,
डेस्कटॉप पर मुझे किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है तो मैं यहाँ पर जाके लिख दूंगा DIR, तो यहाँ पर मुझे सारी फाइलें पता चल जाएंगी, कौन कौन सी जिप फाइल पड़ी, देख रहे हो सब आगे नोड JS ये हो जाए सारी चीज़ें इसके अंदर। तो कभी कभी अब इसमें क्या होता है कि जब इंटरफेस नहीं होगा तो देखो लिखते एकदम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ना तो तुम्हें इसमें रैम चाहिए बहुत तगड़ी, ना तुम्हें इसमें कोई प्रोसेसर चाहिए बहुत तगड़ा, क्योंकि विजुअल तो है ही नहीं, कोई प्रोसेसिंग हो ही नहीं रही। तो जब लोग लैपटॉप खरीदने जाते हैं ना तो हमें 3 तरह से मिलता है, डॉस बेस, उबंटू बेस या विंडो बेस। अगर तुम डॉस बेस लाओगे सबसे सस्ता मिलेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, तुम लेके आ जाते हो विंडो वाला, उसके 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करके आते हो, तुम ये पैसे बचा सकते हो अपने, तो तुम विंडो अपने खुद डाल सकते हो, तो पैसे बच गए। विंडो तो हमेशा फ्री है भाई, ये थोड़ी ना कहता है कि भाई आपका बिल गेट्स की समेत है, बैक आने वाली बात है भाई, सीधी सी बात है, मैं एक शॉपकीपर हूँ, मेरे पास सामान है लेकिन जो तुम्हें चाहिए वो नहीं है, लेकिन उसका ऑल्टरनेट है मेरे पास, मैं कहूँगा अरे वो बेकार है, ये अच्छा है, तो तुम क्या तुम अपने आप को समझाओगे। क्या होता है देखो, हम विंडो कब खरीदें, मान लो तुमने विंडो खरीद रखी हो, तुम्हारे साथ कुछ स्कैम हो जाता है, कैसे हो गया, तुमने विंडो खरीद रखी, तुम क्लेम कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट को, समझ आई बात। इसलिए बिजनेस कभी भी पायरेटेड विंडो नहीं चलाते, पॉइंट समझ रहे हो। अगर आपने कोई खरीद रखी भाई, अगर तुमने उससे कोई चीज़ बाय की होगी तभी तो मैं लायबल हूँ उस चीज़ का, जब तुमने उससे खरीदा ही नहीं तो मैं कैसे लायबल हो जाऊँगा उस चीज़ का। तो यानी कि ध्यान रखना, स्टूडेंट हो तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, अगर तुम बिजनेस पर्सन हो तो उस कंडीशन में तुम्हें ज़रूरत है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना वेबसाइट पे ताला आता है लगा SSL सिक्योरिटी, देखते हो सिक्योर लिखा आता है जीमेल के ऊपर, अगर तुम्हारी वेबसाइट पर SSL नहीं होगा और तुम्हारी वेबसाइट उस वेबसाइट पे जाके तुमने कुछ कर लिया अपना, मतलब कि वहाँ पर मैं कहता हूँ चलो कोई मूवी थी उसमें डाउनलोड करनी थी, डाउनलोड हो गई तो कंप्यूटर हैक हो गया वहाँ से, तो तुम किसको जाके कंप्लेंट करोगे, साइबर सिक्योरिटी में कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वो पूछेंगे जी क्या चलाया था, जी ये वेबसाइट चलाई थी, तो उल्टा तुम्हें मारे कि भाई जब यहाँ नॉट सिक्योर लिखा तो गया क्यों, ये तो खुद से बलि देने वाली बात हो गई ना। तो इसलिए RBI ने इनिशिएटिव उठाया कि जिस वेबसाइट पर सिक्योर का लॉक नहीं है, ना तो अकाउंट बनाओ, ना पेमेंट करो, ना ही उसको चलाओ। यहाँ जाता है, दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं यहाँ पर, इधर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, अब यहाँ पर तो ये दिखाता नहीं है लेकिन मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये हमारा एज ब्राउज़र है, एज में आप जैसे जीमेल चलाओ फॉर एग्जांपल, तो सिक्योरिटी लॉक बाहर ही आ जाएगा यहाँ पर, इस जगह पर देखो आ गया। तो अगर वेबसाइट पर लिखा रहा है नॉट सिक्योर तो नहीं चलानी चाहिए, ठीक है। नॉट सिक्योर भी आता है, मैं दिखा देता हूँ। लेकिन ये मेरा खुद का बनाया तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं सिखाने के लिए बना रखा ना बच्चों को, वेबसाइट लाइव जाती है कैसे उस चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको बिजनेस के तौर पे चलाने लग जाऊँ, स्कैमिंग करने लग जाऊँ तो गलत हो जाएगा ना। तो जब लिखा आ रहा है नॉट सिक्योर तो क्यों कर रहे हो यहाँ पे, कुछ लिखा है ना योर कनेक्शन, क्रोम पर तो जैसे आप लिखोगे तो पेज ही नहीं लोड होगा। हाँ, मैं देखो तुम्हें URL भेज रहा हूँ, चला के देखो एरर आ जाएगा, मैं तुम्हें भेजता हूँ ग्रुप में तुम्हारे, ये लो चलो। देखो सेफ कुछ नहीं होता है, मैंने कहता हूँ ना दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ तो तुमसे ले ही रहा है ना, जो तुम्हें दे रहा है तो फ्री में क्यों ले। आगे ना एरर, अब बस तुम URL पर जाओ, टैप करो, वहाँ पर एक एडिट का बटन आएगा, एस हटा दो, वहाँ से चल पड़ेगा, दिखाओ। अब देखो जब ये कभी एरर आए ना इस तरह का ऐसे, तो यहाँ पर एडिट का होता है, क्या प्रॉब्लम आई है, यहाँ पर एस है लगा हुआ, जबकि एस तो हमने इस वेबसाइट में खरीदा ही नहीं ना, जैसे मैं हटा दूंगा देखो वेबसाइट चल जाएगी। तो नॉट सिक्योर वेबसाइट खुद ही मना कर देती, कंप्यूटर में चल जाती है, मोबाइल में नहीं चलती, तो मोबाइल में चलाने का तरीका बताया मैंने तुम्हें कैसे चलानी है, तो ये तो मेरा है अपना खुद का, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन किसी ऐसी वेबसाइट पर जाके काम मत करो जहाँ पर तुम्हें रिस्क हो सकता हो, ठीक है, क्योंकि
वेबसाइट से ना सबसे ज़्यादा वायरस आने के खतरे होते हैं। जैसे मान लो कि इस पे देख रहे हो कुछ भी नहीं आया एक्सेप्ट कुकीज़, नहीं आया ना। अगर किसी ऐसी नोट से कभी एक्सेप्ट कुकीज़ आ जाता है तो खतरा है, क्योंकि वो तुम्हारे कंप्यूटर कुछ डाल सकता है और फिर तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन सर एक डाल फ्रेंड ने सकता है। मेरा किया था, मैंने कुछ फाइल वाइल डाल दी, फोन सा कुछ ना नैप बार चल रहा, कुछ वो ड्राम केस की आवाज आ रही है, कुछ करने को। वो होती है वो छोटी बचकाने वाली चीज़ें होती वेबसाइट है कि आर यू इडियट, यू आर एन इडियट, हैं। हाँ। उसको अगर देखोगे तो फिर वो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। अच्छा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे वो एक्सपीरियंस किया आपने ग्रेविटी, तो गूगल की ने इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाई थी उन्होंने। ये आप पूरा का पूरा इंटरफेस नीचे भी कर जाएगा इसमें। अब जैसे मान लो तुम्हें इसमें सर्च करना हो, कुछ काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा काम। यहाँ जाओ, अब शायद इन्होंने हटा दिया इसमें, पहले तो ये भी चलता था इसका। तो इसमें हर एक चीज़ की, ये गूगल का पहला इंटरफेस 2008-9 तक ना ऐसा दिखाई देता था, बड़ा सिंपल सा। तो गूगल ने बहुत सारे ऐसे कोड लिखे थे वो मतलब फन लेवल पर थे। ग्रेविटी इसलिए नाम रखा है क्योंकि जैसे हम नीचे की तरफ भी आते हैं ना लौट के, और चीज़ें ऊपर जाएंगी, फिर अपना ऐसी जब मूवी आई थी एवेंजर एंड गेम, तो उसमें आपने देखा होगा एक थैनोस की स्नैप होती है, तो वो भी है। आप यहाँ क्लिक करो, एक सब खत्म। ऐसे जा रहे थे ना मूवी के अंदर भी सब। तो गूगल ने अपना ईस्टर एग में डाला था ये। जब मूवी आई थी तभी बना दिया था उन्होंने साथ में, मुझे चुटकी हो चीज़ें क्या। आज अपना इवेंट चला ना, वहाँ पे भी काफ़ी बच्चे गए हुए हैं। ब्रेकिंग माइंड्स का हाँ, शिवम क्या हुआ है, वो फोन कर रहा है मेरे को, शायद इसलिए कर रहा है। काफ़ी गैदरिंग है। ठीक है, देखते कहाँ है क्या। अभी लंच टाइम स्टार्ट हो गया ना, अब स्क्रिप्ट माइंड स्टार्ट हुआ होगा इस टाइम पर। अभी तो पहले तो पर्सपेक्टिव में सेमिनार चल रहे थे।